हेलो बच्चों आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर नंबर डालेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब तो ये 7 हो गया, पहले ये 8 हुआ करता था जब पुरानी वाली बुक थी। ग्रेविटेशन ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना। इसके बारे में अगर कुछ बातें बताऊं, बेसिक बातें, वैसे बहुत सारी बातें आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। 9th क्लास से आप पढ़ के आ रहे हो ग्रेविटेशन को। ठीक है ना, बहुत सारी बातें क्लियर है। देखिए क्या होता है ना, पृथ्वी ना, अर्थ, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आज का तो बना नहीं है, वो बहुत पुराना सोलर सिस्टम हमारा। तो इतना पुराना सोलर सिस्टम ये बना कैसे? तो इसमें बहुत सारे लोगों ने, देखो क्योंकि मैं तो उस समय था नहीं कि मेरा जन्म हुआ, मैंने कहा नहीं पृथ्वी ऐसे बनी, ऐसा तो था नहीं। बहुत सारी थ्योरी आई हैं, अप टू 50+ थ्योरी, 50 से ज़्यादा थ्योरी हैं। उनमें सबसे अच्छी जो थ्योरी है जो कि लगता है कि ऐसा हुआ होगा, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। वो बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि होता ना कि भाई किसी ने कहा ऐसा हुआ होगा कि अंदर एक बहुत बड़ा गोला रहा था, उसमें क्या हुआ, लगातार फ्रिक्शन हुआ होगा और हीट जनरेट हुई होगी और क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ होगा, और फिर इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ होगा कि ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अर्थ, जुपिटर, मार्स, सारे प्लैनेट्स भागने लगे होंगे चारों तरफ। फिर एकदम से एक फोर्स जनरेट हुआ होगा जो कि मास के कारण जनरेट होता है। तो उस मास की वजह से जनरेट होकर उस फोर्स ने क्या करा, एक सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन दूरी के बाद उन प्लैनेट्स को होल्ड कर लिया और उन प्लैनेट्स को और आगे नहीं जाने दिया, और आज तक वो प्लैनेट्स उसी एक्सिस, उसी रेवोल्यूशन में घूमे जा रहे हैं। ये लगभग पूरी ओवरऑल बात थी। आपको और डिटेल में पढ़ना तो सब मिल जाए, यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर वगैरह अवेलेबल होगा, कोई ना कोई बता देगा। मतलब बिग बैंग थ्योरी मोटी मोटी बात ये थी। और लेकिन ये भी है कि बिग बैंग होते समय मैंने तो देखा ही नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन होता ना कि जैसे रदरफोर्ड वाला मॉडल था, रदरफोर्ड के बाद फिर बोहर्स आए, तो पहले थॉमसन का मॉडल ऐसा होता, किसी ने एटॉमिक स्केल पे जाके देखा ही नहीं था। सिर्फ अपनी सोच से और वो जो एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे बताया जाता था कि वो मॉडल ऐसा होगा, वो मॉडल ऐसा होगा, वो मॉडल ऐसा होगा। ठीक है ना, किसी ने देखा तो नहीं था। उसी प्रकार से अब उसी प्रकार से बिग बैंग जो थ्योरी है, ये भी का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, किसी ने देखा था नहीं। लेकिन तो चलिए अब हम उसी बिहाफ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन। ये इस क्लास का एक ऐसा चैप्टर है जिसका आगे और पीछे कोई लेना देना नहीं है, ना तो आगे इसका कोई लिंक है लगभग किसी चैप्टर से, ना तो पीछे। क्योंकि अगर मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी, नेक्स्ट चैप्टर जो 8th चैप्टर बना है अब, तो उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस आगे, और एक लास्ट चैप्टर, मतलब बाकी जो चैप्टर तो हैं वो तो हैं। खैर अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। यहाँ 2 शब्द होंगे, ग्रेविटेशन होगा, एक होगी ग्रेविटी। ठीक है ना। ग्रेविटेशन क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन तो लिखिए #ग्रेविटेशन। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन क्या होता है तो लिखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ह्यूज लार्ज बॉडीज इन यूनिवर्स में जो बहुत बड़ी बहुत लार्ज बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, ग्रेविटेशन। उसको क्या कहता है, इसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। ठीक है ना। सर जी ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर जो हम पे फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। समझे ना। तो इसको लिखते हैं ग्रेविटी। एक ग्रेविटी वर्ड देखते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी। तो लिखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन बॉडीज ऑन द प्लैनेट, उस प्लैनेट के ऊपर। ठीक है ना, उस प्लैनेट के ऊपर या नियरेस्ट द प्लैनेट के पास। तो ये होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कोई खास वो तो मतलब खास वो है नहीं कि समझने में दिक्कत, तो आसान है समझना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। फिर ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने करी? तो फिर वही कि सेब गिरा, ये गिरा, वो गिरा, वो कहानी तो बकवास सी कहानी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन न्यूटन बाबा का हम बहुत बड़ा योगदान कहेंगे इन सभी चीज़ों में। न्यूटन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो न्यूटन ने ही सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशन किस तरीके से काम करता है।
समझे ना। तो हम बात करते हैं हैशटैग न्यूटन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा था, तो लिखते हैं हैशटैग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ये क्या कहता है सर जी? ये कहता है इट स्टेट दैट ये बेटा पहले समझा देता हूँ उसके बाद लिखवा दूंगा। देखो ये कहता है कि देखिए ये कोई एक बहुत बड़ी ह्यूज लार्ज बॉडी है जिसका मास कोई कैपिटल M मान लेता हूँ, और यहाँ से एक दूसरी बॉडी है जिसका मास मान लेता हूँ M, बेटा यूनिवर्स में कहीं पर भी, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं R मान लेता हूँ। तो ये न्यूटन जी कह के गए कि जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको पहले 2 मिनट में आपको समझाया ना, मैं आपको वही समझाना चाह रहा था कि ना क्या हो रहा है कि बहुत मतलब ये जो यूनिवर्स है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग। ये बहुत बड़ा गोला था, इसके अंदर जितने सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं आज के टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ये सारे प्लैनेट्स के अंदर थे और लगातार फ्रिक्शन कर रहे थे, और कुछ ऐसा कि हीट हुआ और इनके अंदर बहुत तगड़ा प्रेशर हुआ, इसमें विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से क्या हुआ कि जो कोर था, कोर बहुत हीटेड था। कोर बहुत हीटेड होने के कारण, देखो कोर आपको मैंने एक टॉपिक समझा रखा मैंने, जो नेड को, हैंड ग्रेनेड को फेंकते थे, तो हैंड ग्रेनेड में मैंने समझा रखा उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, हैंड ग्रेनेड का सेंटर ऑफ मास सिर्फ प्रोजेक्टाइल में आता है, बाकी जो भी फटता है पूरा बम, इसका मोमेंटम इधर जाएगा तो इसका मोमेंटम इधर कैंसिल करेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम है, इसका मोमेंटम इधर कैंसिल। उसी प्रकार से जो पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर था, जो पूरे यूनिवर्स का सेंटर था, वो क्या था? सन था। क्या था वो? सन था। तो सन की वजह से क्या लगा कि भाई सन तो रह गया सेंटर पे, बाकी सारे प्लैनेट्स क्या वो इधर ये चला गया और इधर ये चला गया, तो इसके मोमेंटम को इसने कैंसिल कर दिया, इसके मोमेंटम को इसने कैंसिल कर दिया, इसके मोमेंटम सबने एक दूसरे के मोमेंटम का करा कैंसिल आउट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? सन सेंटर पे रह गया और सारे प्लैनेट्स चले गए। और क्योंकि बहुत भारी, बहुत मास होने की वजह से क्या हुआ? बहुत मास होने की वजह से क्या हुआ कि जब दूर जाने लग गए, इनके मास की वजह से इनके बीच में एक फोर्स लगने लग गई। क्या लगने लगी? इन प्लैनेट्स के बीच में क्या लगने लगा बेटा? एक फोर्स लगने लग गया, ठीक है ना। तो इन प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स लगने लग गया और उसी फोर्स को कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम उसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है? वो कहता है कि जो दोनों मास हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इन दोनों का मास का जो मैग्नीट्यूड है। इसको अगर मैं m1 और m2 नाम दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। m1 और m2 इसको फर्स्ट इक्वेशन कहता हूँ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर सेकेंड। तो मैं कहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, इट स्टेट that the force between two huge large bodies is directly proportional to product of their masses। उन दोनों मास का क्या? प्रोडक्ट, और टू product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। मतलब वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे तो डायरेक्ट डिपेंड करता है और इनके बीच की दूरी है उससे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r² हो जाएगा। नाउ वी विल रिमूव दैट प्रोपोर्शनलिटी। याद है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे ना, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा? r²। एंड बेटा दैट कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। दैट इज द यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, नोट कर ले फटाफट। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ऑल ओवर यूनिवर्स वैलिड है। अपन अर्थ सन और सन जुपिटर, सन मार्स, अर्थ मून, जिसका भी मतलब बहुत हैवी बॉडी होनी चाहिए। अगर बॉडी हैवी है तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड है। सर जी हमारे बीच में लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। मेरा वजन 70 किलोग्राम, आपका वजन 50 किलोग्राम, तो GM1 70 मल्टीप्लाई 50, वो जो कैपिटल G आया 10 की पावर -11 आ गया, सब काम खराब कर गया वही बंदा। बहुत ही नेग्लिजिबल लग रहा है, इसीलिए हम आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब इतना कोई भयंकर फोर्स नहीं लगता। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, हमारे पर ग्रेविटी ज़्यादा अच्छे से लग रही है, तो ग्रेविटी क्या होता है, कैसे बनता है ग्रेविटी, तो बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हैशटैग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बेटा, अब मैं इसके लिए ना एक, सभी ध्यान देंगे, अब इसके लिए मैं एक ना कंसिडर करता हूँ ऐसा कि ये हो गई अर्थ, ये हो गई अर्थ, और ये हो गया अर्थ का रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर एक रख दिया मैंने मास, ये हो गया स्मॉल मास, दैट इज m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैपिटल M दैट इज me, दैट इज me जो हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। अब भाई मैंने आपको अभी भी समझा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल हर जगह, नाम ही इसका यूनिवर्सल है, हर जगह वैलिड है। मुझे एक बात बताओ, अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, समझे ना। तो देखो कैसे लगाएं, F इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन में R², दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में मेरी लेंथ क्या ही है, तो उसको नेग्लिजिबल हटा दो, समझे ना। 6400 किलोमीटर यहाँ तक, फिर 2 मीटर छोड़ो, हटाओ, ठीक है ना। वेल, तो ये हो गया RE² हो गया। अब अपने को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेविटी के बारे में बताया था। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी जो फोर्स है वो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट लगता है, प्लैनेट के ऊपर का फोर्स होता है, ठीक है ना। और फिर अपने को पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg, ये प्लैनेट जो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। इस पे लग रहा है ना, इस पे, तो ये हो गया mg दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन में RE²। बेटा मैंने तो अर्थ के बिहाफ पे बात किया है, ये ऑल ओवर किसी भी प्लैनेट पे ऐसा ही काम करता है। आप जुपिटर पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, जुपिटर का मास, आपका मास अपॉन में जुपिटर का रेडियस, तो जुपिटर की ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। आ जाओ ना, इसको देखो, ऐसे ऐसे काट दो इसको, मास, ये वाला मास, ये वाला, तो मास से मास कट गया, सेम ग्रेविटी क्या आ गई, ग्रेविटी हो गई GM अपॉन में R²। ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, ऐसे करके। तो बेटा ग्रेविटी जो होती है किसी प्लैनेट की, क्या होता है, उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। कहते हैं जुपिटर की ग्रेविटी, जुपिटर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जुपिटर ग्रेविटी ऐसी होती है कि ऐसे पैर उठाएंगे ना, ऐसे पैर में ऐसे, समझ रहे हो ना, और ऐसे करें उठेगा ही नहीं, समझे ना। किसी दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत कम है, हल्का प्लैनेट तो ग्रेविटी कम है, समझ रहे हो। तो अलग अलग प्लैनेट की ग्रेविटी जो है वो अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन दैट मास ऑफ दैट प्लैनेट, समझे ना। उस मास, उसके प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है ग्रेविटी कितनी। तो अर्थ का मास जो है वो ऑलमोस्ट 6 × 10⁴ किलोग्राम की है अर्थ। मैंने कल परसों क्या करा, तराजू में रख के अर्थ को ऐसे तौल लिया था, तो इतने किलो की है अर्थ, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं सारी वैल्यू जब डालूंगा, कैपिटल G की वैल्यू डालूंगा, मतलब फॉर अर्थ की मैं बात करता हूँ, फॉर अर्थ की मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो क्या होगा, 6.67 10 की पावर -11, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ kg हो गया, और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ का क्या 6400 किलोमीटर होता है, उसको मीटर में बदल देंगे, सब कुछ काट कूट के आंसर आएगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, कहाँ से आया ये, जहाँ से आया ऐसे करके, समझे ना। चलिए नोट कर लिए फटाफट। टैग हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा देखिए, सबके सब ध्यान देंगे। देखिए जैसे प्लैनेट है, ये प्लैनेट यहाँ बना लेता हूँ, इतना दूर तो काफ़ी रहेगा। ये प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट के ऊपर जो भी प्लैनेट है, इसका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया इसका। यहाँ पर जब मैं हूँ, पृथ्वी बात कर लेते हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ है, अर्थ पे हूँ तो मेरे को 9.8 लग रही है ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी मेरे को 9.8 से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं
अर्थ के ऊपर जाऊंगा। अर्थ के ऊपर का मतलब ये है इससे ऊपर, ऐसे 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 करके। अब देखो पृथ्वी, अच्छा आपको पता है ये जो बादल वगैरह दिखते हैं, आपको पता बादल नहीं है, सारे सारे गैस ही हैं सब। ये जो बादल दिख रहे हैं, चंद्रमा, आकाश है, ऐसे तारे वगैरह, तो बहुत दूर है। ये सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, बहुत दूर है। ये सब आपको पता होगा, अब तक तो पता चल गया होगा आपको ये, ठीक है ना। अब क्या है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से मैं ऊपर जाता हूँ। पृथ्वी से मैं ऊपर जाऊँगा तो ग्रेविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो ग्रेविटी अर्थ के सरफेस में मेरे पे 9.8 लग रही है, क्या 9.8 ही लगेगी ऊपर, कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, समझे ना। ये समझते हैं आए। तो मेरा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। आइए चलिए समझते हैं। देखिए बेटा, ये रहा मास। तो पहले बात करता हूँ, ये स्मॉल मास हो गया, ये कैपिटल मास हो गया, ठीक है ना। एम, कैपिटल एम, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, प्लैनेट हो गया। आर जो हो गया रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है ना। अर्थ की बात कर रहा हूँ तो मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ, अर्थ लिख दिया मैं इस पर, मास ऑफ अर्थ हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। और ये हो गया छोटा सा मास हो गया, एंड दैट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखिए, जब जस्ट सरफेस के ऊपर था तो ग्रेविटी कितनी लग रही थी, 9.8। उसको निकाला गया था ऑन द सरफेस ऑफ, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी क्या लग रही थी, दैट इज जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन में एम इंटू में आर ई का स्क्वायर। याद आया? अभी थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट तो है अभी कराया, ठीक है ना। तो ये हो गया स्मॉल जी, ये हो गया ग्रेविटी। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये होगा ग्रेविटी, है ना। वैल्यू रखूँगा वो अलग बात है, बट अभी मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ। अब देखिए बेटा, हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर बोले तो यहाँ 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 यहाँ। अब मैं यहाँ पर चला गया, अब मैं चला गया यहाँ पर चला गया, ऐसे करके। दैट इज फ्रॉम एच हाइट, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर चला गया। टोटल हाइट क्या हो गई बेटा, टोटल हाइट हो गई 10, दैट इज ये आर प्लस एच। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो इस पे यहाँ पर अब मास को मैंने यहाँ रख दिया के ऊपर, अब मास को यहाँ रख दिया। तो ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट एच हाइट, एच हाइट के ऊपर। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो G इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G एम ई अपॉन में आर ई प्लस में H का स्क्वायर। कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का, बोलो हाँ या ना। अरे भैया मैं ऊपर जाऊंगा तो मास थोड़ी बदल जाएगा अर्थ का, बोलो हाँ या ना भाई। तो मास का मास ही रहेगा। हाँ, ये रेडियस सेंटर से दूरी जरूर बदलेगी, तो उसकी जो मैंने कर दिया आर प्लस एच। इसको मैं कहता हूँ नई ग्रेविटी, जी डैश कह देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए हम आगे। अब क्या करो, अब मैथ वाले भाई साहब आएंगे। सेकंड को पहले से डिवाइड कर दो, सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, इसको ऊपर ये नीचे। जी डैश अपॉन में जी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस में एच का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी अपॉन में आर का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है ना बेटा। सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, मैथ वाली बातचीत तो अपने को आती है। ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी। ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई इंटू में आर ई का स्क्वायर, और नीचे जाएगा आर ई प्लस में एच का स्क्वायर और इंटू में जी एम ई। बोलो हाँ या ना भाई, समझ में आया। इससे ये मर गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा स्मॉल जी अपॉन में ये जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस में एच का स्क्वायर। आया समझ में। कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का। जल्दी करो फिर रफ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया, इसके बराबर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, इधर आओ, फोकस करेंगे इस पर। देखिए अगर मैं यहाँ से आर ई का स्क्वायर ऐसा है, अगर मैं यहाँ से आर ई का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या होगा। सर जी कॉमन लूंगा कैसे मैं, देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, आर ई का स्क्वायर से कॉमन लेता हूँ, देखो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर होने पर, इसका मतलब इस पर भी था, इस पर भी था। सर जी यहाँ तो आर ई है ही नहीं ना, तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कर लेता हूँ, इसको आर ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आर ई से इमेजिनरी डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे करके। तो स्क्वायर था, अब देखो आर ई स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाय आर ई। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया।
मैंने क्या करा, देखो बेटा दोबारा देखो, मैंने क्या करा, इसके अंदर मेरे को आर ई बाहर लेना था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एच के साथ आर ई का मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों कर दिया। मैथमेटिकली कुछ गलत तो किया नहीं मैंने, कट जाएगा वापस। अब आर ई यहाँ भी है, आर ई यहाँ पर है, स्क्वायर टोटल पे, तो टोटल क्या आ जाएगा, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, समझे ना। तो ये अब नीचे वाला आर ई तो रह ही जाएगा, क्योंकि वही वो तो कटेगा कैसे वो। अब देखो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर मर जाएगा, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू देखो 1/1 प्लस एच बाय आर ई। अब और ध्यान देना थोड़ा सा और, सर जी ऐसा करो, इसको जंप करा के ऊपर लेके चले जाओ। जंप कराने से क्या होगा, ये जो प्लस का 2 था वो बन जाएगा माइनस का 2। तो न्यू ग्रेविटी अपॉन में पुरानी ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। बोला आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है ना। फिर मेरे को एक बायनोमियल थ्योरम याद है, आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी क्या, शायद 11th में ही है, मैथ में ही है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, ये कहता है कि जो भी पावर होती है ना, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आती है, ये नियम है बायनोमियल थ्योरम का। तो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर ई। देखो भाई मैथ और फिजिक्स तो भाई हैं, मतलब कज़न ब्रदर्स हैं, तो भाई यहाँ तो पूरी फिजिक्स के साथ मैथ तो आएगी। जी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, बोलो हाँ या ना भाई। नई ग्रेविटी क्या आ गई, पुरानी ग्रेविटी की, मतलब एच हाइट पे जी डैश, याद करो मैंने एच हाइट वाली ग्रेविटी कही थी, जो एच हाइट पे ग्रेविटी है वो पुरानी ग्रेविटी के 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई टाइम्स का मल्टीप्लिकेटिव है ना, इतने का मल्टीप्लिकेटिव है। तो ये इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब देखो नई ग्रेविटी आ गई। अब हम इससे कुछ ना स्पेशल केस कर लेते हैं, और कुछ क्योंकि वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बड़े ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है ना। तो स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस। तो मैं इसको पहला केस कहता हूँ, मैं पहला केस नाम देता हूँ इसका, कि जो डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू में जो डिक्रीज आएगा, मतलब जो नई ग्रेविटी आई है जी डैश, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा, उसको और कैसे, और सिंप्लिसिटी से कैसे निकाला सकता। चलो आओ देखो यहाँ देखना, जी है ये, तो यही कर लेता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू, अगर ये अंदर जाएगा बेटा तो जाएगा जी माइनस 2gh अपॉन में आर ई। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मैंने अगर इसको अंदर ऐसे अंदर भेज दिया इसके, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको तो आगे भी सॉल्व करें, अगर ये आगे इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gh अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डैश। बोलो हाँ या ना, क्या करा मैंने, अगर ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला इधर भेज दो तो ये माइनस जाएगा। अरे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जी डैश प्लस में 2gh अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू जी, अब इस वाले को यहाँ फेंक दो, तो 2gh अपॉन में आर ई इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डैश। ये आ गया डिक्रीज इन ग्रेविटी। कितना ग्रेविटी में डिक्रीज होगा, ध्यान दो, कितना ग्रेविटी में, जी माइनस जी डैश इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन में आर ई। तो ग्रेविटी में डिक्रीज कितना होगा, ये तो ग्रेविटी हो गई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गई ग्रेविटी, है ना, ये तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गई ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में डिक्रीज कितना होगा, तो ग्रेविटी में डिक्रीज होगा, हाइट कितनी लेके जा रहे हो, रेडियस अपने को पता है, आप कितनी ऊंचाई पे लेके आ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। देखो ग्रेविटी अपने को पता है 9.8, ये ओरिजिनल ग्रेविटी है, 10 किलोमीटर डिवाइड बाय सारा डेटा, जब डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा इतना चेंज आएगा ग्रेविटी। बोलो हाँ या ना, इतना चेंज आएगा ग्रेविटी में। नोट कर लो बेटा, फिर मैं परसेंटेज चेंज समझाता हूँ, नोट, ठीक है। अब बेटा आप आ जाओ इधर, मुस्कान नालायक, देखो इधर आओ। अब सेकंड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब मेरे से कोई कहे वेट में कितना डिक्रीज होगा, अगर ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो वेट भी तो डिक्रीज होगा। वेट क्या होता है, mg होता है, समझे ना। तो डिक्रीज इन वेट, अब बात करते हैं डिक्रीज इन वेट, WEIGST वेट। सर जी वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो एक काम करो ना, यहाँ ग्रेविटी दे रखा है, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, समझे नहीं। तो दोनों तरफ अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जी माइनस जी डैश इंटू में मास इज इक्वल्स टू मास mgh अपॉन में आर ई। बोलो आया है कि नहीं आया। अब mg से ये mg रह जाएगा, माइनस mg डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2mgh बाय आर ई। बेटा ये आया चेंज इन या डिक्रीज इन किसमें, वेट में।
अगर डिक्रीज इन वेट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, आसान है, मतलब चलता रहा ऐसे चलता रहा। अब कोई परसेंटेज चेंज निकाल लो, तो परसेंटेज चेंज वैसे मैंने आपको बता रखा है एक बार, बट फिर बता दूं कि मतलब क्या था, ओरिजिनल माइनस में चेंज अपॉन में ओरिजिनल, ऐसे करके आता है, ठीक है ना। नोट कर लो फटाफट, मैं बताता हूँ, रफ कर दो तो ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी। तो वैसे मैंने बता रखा है किसी का भी अगर परसेंटेज चेंज निकालना, तो मैंने एक आपको तरीका बता रखा है बेटा, देख लो आप भी ध्यान रखो, किसी का भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करो, ओरिजिनल उसमें से चेंज माइनस करो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। आओ सर जी क्या बताया आपने, मैंने बताया ओरिजिनल x माइनस में जो इसमें चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय x, बेटा मल्टीप्लाई 100, दैट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ दैट x। इस तरीके से परसेंटेज किसी का भी निकालते हैं। अगर ग्रेविटी में परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो कि g है ना, माइनस चेंज जो कि g डैश आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इनटू में क्या हो गया 100%। बोलो हाँ या ना, दिस इज द परसेंटेज चेंज। ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हुआ। बोलो हाँ या कि आया कि नहीं समझ में, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। थोड़ा अगर मैं और देखूं तो मुझे एक बात और दिख रही है, हाँ यही दिख रही थी मेरे को एक बात, g माइनस में g डैश, एक तो ये बन गया g माइनस में g डैश, ये जो g था ये नीचे लेकर आ जाऊं अगर, g इज इक्वल टू 2h अपॉन में r, ये भी इसका मतलब बेटा देखो ना, ये अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं ये क्या हुआ, जी यहाँ नीचे लेकर आ गया ना, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2h जस्ट 2h, क्योंकि जी तो नीचे लेकर चला गया ना, 2h अपॉन में re, तो ये भी परसेंटेज चेंज निकालने का एक तरीका बन जाएगा। तो कोई भी कोई भी तरीका यूज़ कर लो। देखो बेटा दो तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, समझे, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ऐसे भी, और अगर मान लो याद ना है तो ये भी निकाल सकते, ये वाला फॉर्म लगा दो अगर ये डेटा गिवन है तो। आए समझो सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। चले देखो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, उसी अल्टीट्यूड बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं सर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आप एक बार चाहे तो बेटा आप एक बार वीडियो रोक के कर सकते हैं और आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अब क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ g बी रिड्यूस बाय 36%। मतलब हाइट क्या हो ताकि जो वैल्यू हो ग्रेविटी की वो क्या हो जाए, यहां जो भी है बेटा, यहां तो g होगी, इसका 36% रिड्यूस हो जाए। बेटा बच्चे बता बहुत सारे क्या करते हैं, वो 36% ऑफ g लिख देते हैं, गलती करते हैं ज्यादा बच्चों से। भाई 36% रिड्यूस हो जाए, अगर 36% रिड्यूस हो जाए तो बचेगा कितना, 64%। इसका मतलब उस हाइट h पे जाके जो ग्रेविटी बची होगी, नई ग्रेविटी जो होगी वो 64% होगी पुरानी ग्रेविटी की। बोलो हाँ या ना भाई। ये डेटा की वजह से ना बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बच्चे करते हैं ना कि सोचते हैं 36% डिक्रीज हो गया, अरे भाई 36% डिक्रीज हो गया, अपने को डिक्रीज होना थोड़ी लेना है, अपने को तो लेना बचा कितना, तो अपने को लेना है बचा कितना, तो 64% बचेगा ना, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही बेटे, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला g डैश नई ग्रेविटी इज इक्वल टू पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन में r, याद आया ये फॉर्मूला, अल्टीट्यूड पे ना ये फॉर्मूला, ठीक है। g डैश नई ग्रेविटी क्या रह गई, नई ग्रेविटी रह गई 64% ऑफ पुरानी ग्रेविटी, क्योंकि 36% घट रहा है तो 64% 64% बच रहा है, ठीक है ना। तो 64% ऑफ पुरानी ग्रेविटी, 64% ऑफ पुरानी ग्रेविटी इज इक्वल टू पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन में re आएगा, और पुरानी ग्रेविटी से पुरानी ग्रेविटी मर गई, ठीक है ना। 64% मतलब 64 अपॉन में 100 हो गया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन में re। हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन था फ्रॉम द वैल्यू, मतलब हाइट क्या होगी जिसपे एट वट विल वैल्यू g वी रिड्यूस द, हाँ हाइट क्या होगी जिस हाइट पे जो ग्रेविटी हो 36% घट जाए, तो h निकालना है मुझे, तो समझे ना। अब क्या करूँ मैं, थोड़ा मैथ ही रह गई बस बेटा। आप यहाँ पर 64 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, आप सब कर ले फटाफट, मेरे को बताया आंसर इसका 2h अपॉन में re, तो बेटा re यहाँ पहुँच जाएगा, 64 इंटू में re इज इक्वल्स टू re प्लस में 2h, आई सॉरी माइनस में 2h अपॉन में 100, तो ये हो गया 64 इंटू में 6400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू re माइनस में 2h। 100 से 100 चला गया, 64 मल्टीप्लाई 64 re माइनस में 2h, अपने को h निकालना है ना, तो मैथ
अब तो बेटा हो गया, अब तो आप कर सकते हैं। इसको यहाँ लेकर आ जाओ, इसको यहाँ लेकर चले जाओ, तो ये हो गया आपका 2h इज इक्वल्स टू आर ई माइनस में 64 मल्टीप्लाई 64, समझे ना, ये हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू डालो, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। h क्या हो जाएगा, आर ई माइनस में 64 मल्टीप्लाई 64 अपॉन में 2 हो जाएगा। आर ई बेटा बात समझ में, 64 आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ तो मैंने यहाँ दे रखी है 6400 किलोमीटर है, ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। वैसे इसको हम और आसान कर सकते थे, कैसे आसान कर सकते थे, यहाँ से 6400 में काटता नहीं, इस पूरे को लेके आते तो यहाँ से कॉमन आ जाता अपने आप ही, तो और आसान हो जाता, जल्दी हो जाता, ठीक है। बट बाकी कर लेंगे आप। ये अप्रोच यहाँ तक ध्यान रखें कि 64% क्यों आया, क्योंकि 36% घट रहा है, तो उस हाइट पे आके बच कितना रहा है, 64% बच रहा है ना इनिशियल का, तो इसलिए आएगा 64%। आया समझ में ना, नोट कर लें फटाफट, बंद। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ, देखो ये अर्थ सरफेस हो गई, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब यहाँ से ये कोई यहाँ से ऐसे h हाइट होगी, वो हाइट क्या है, जहाँ पर जो g है इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस, यहाँ पर तो g ही रहेगा। वो हाइट क्या होगी जहाँ पर जो g है वो यहाँ के g का क्या हो जाए, आधा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में भाई, ठीक है ना। तो देखो रिलेशन देखो, न्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू पुरानी ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन में r, ये फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ अर्थ दे ही रखा है बेटा, ये रहा। तो जो नई ग्रेविटी है वो क्या हो जाए, पुरानी ग्रेविटी का आधा हो जाए। तो जो लो जी भाई नई ग्रेविटी जो है वो पुरानी ग्रेविटी का आधा हो जाए, दैट इज g 1 माइनस 2h अपॉन में r। वो हाइट क्या होगी वही तो निकालना है, मतलब h निकालना है। इससे ये गया, ये बना 1/2, ये बना 1 माइनस 2h अपॉन में r ही बना। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। अब थोड़ा सा काम करते हैं, इस वाली पूरी वैल्यू को यहाँ जंप करके ले आता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2h अपॉन में r e हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, आई मीन 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा ऐसे करके। तो 2h अपॉन में r e, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। बोलो हाँ या ना, आधा बचेगा नहीं बचेगा, देख लो बेटा, है ना। अब ये r e यहाँ चला जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू r e अपॉन में 2, और हाइट निकालना है ना मैंने, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r e बाय 2, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव में डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 2 2 जा 4 हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटा, 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 4, ये क्या हो गया 1600 किलोमीटर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। इसका मतलब अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो जो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी लग रही है उसकी आधी लगेगी, ठीक है बेटा, समझाया पूरा लेक्चर। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे और उसके नंबर के लिए।